आप सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामलीलाल क्लासेस में स्वागत है। क्लास 10th में पिछले वीडियो में हमने अवतल दर्पण के प्रतिबिंब और उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब किरण आरेख द्वारा बनाना सीखा था। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं और अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, ये सारी बातें पिछले वीडियो में हुई थी। उसी के आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन बनता है, जो हम दर्पण ले रहे थे उत्तल या अवतल, तो उसमें आपने देखा था कि जो हमारा ध्रुव था वो दर्पण का मध्य बिंदु यहाँ होता था और एक रेखा जाती थी जो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाती थी। ये हमारा वक्रता केंद्र हुआ करता था। इस वक्रता केंद्र और इस फोकस के ठीक बीच में एक बिंदु आता था जिसे हम कह रहे थे मुख्य फोकस। ये बिंदु हमने वहां ये भी कहा था कि ये फोकस बिंदु इस दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के ठीक बीच में होता है, क्योंकि जो दर्पण के ध्रुव से फोकस तक दूरी होती है वो फोकस दूरी f होती है और जो ध्रुव से वक्रता केंद्र दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या r होती है। और इनका जो रिलेशन होता है, संबंध होता है, वो होता है f बराबर r/2। मतलब ये हुआ कि जो हमारे दर्पण की फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो उस दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होगी, यानी आधी होगी। चाहे वो दर्पण आपका अवतल दर्पण हो या वो दर्पण उत्तल हो, चाहे वो कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, दोनों के लिए यही नियम है, यही फॉर्मूला होता है। 10th क्लास में अब ये फॉर्मूले जो प्रूविंग है उसको इस बार से, इस सेशन से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी एक बार इसको हम समझाएंगे। आप समझ लीजिए कैसे प्रूव होता है बराबर r/2। कैसे मान लेते हैं कि फोकस जो बिंदु हमारा होता है वो इसके बीच में होता है। किसके बीच में? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में। तो किसी भी दर्पण को लेकर के आप इस फॉर्मूले को प्रूव कर सकते हो, चाहे आप अवतल दर्पण का उपयोग कर लो या उत्तल दर्पण का। तो एक किसी दर्पण से हम इसको प्रूव करके आपको दिखा देते हैं। तो हम प्रूव करेंगे, अवतल दर्पण से प्रूव कर देते हैं फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक उसी प्रकार से आप उत्तल से भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन बनाते हैं, अवतल दर्पण द्वारा या अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, या आप केवल दर्पण कह सकते हो, दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध f बराबर r/2 सिद्ध करना है। तो आइए देखिए, सबसे पहले इसके लिए हम एक दर्पण का प्रयोग करेंगे। हमने कह दिया वो दर्पण हमारा अवतल दर्पण है। प्रकाश में जो भी आप पढ़ेंगे, आपकी थ्योरी हो या आपका डेरिवेशन हो या आपका न्यूमेरिकल हो, उसको हम चित्र के माध्यम से ही पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर लेते हैं एक अवतल दर्पण। दर्पण की विशेषता आपने पढ़ी रखी थी कि इसके दाएं साइड में पॉलिश कर दी जाती है। ये हमारा हो गया एक अवतल दर्पण। इसी अवतल दर्पण में जो मध्य बिंदु हमारा होता है वो होता है ध्रुव। मुख्य अक्ष बनाते हैं, तो मुख्य अक्ष कहाँ होता है? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा होती है। आइए देखिए, ये रेखा हमारी हो जाती है मुख्य अक्ष। और इस मुख्य अक्ष पर दो और बिंदु होते हैं। एक तो हमारा होता है वक्रता केंद्र और इन दोनों के ठीक बीच में होता है हमारा मुख्य फोकस। अगर दूरी लिखना चाहेंगे तो आप जानते हैं दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी होती है यहां से यहां तक। ये दूरी आपकी कहलाती है फोकस दूरी। अभी आगे चिन्ह प्रपाटी नियम भी पढ़ेंगे कि इस दिशा की जो दूरी होगी वो ऋणात्मक हो जाएगी, वो बात की बात अभी देखेंगे। और आपके दर्पण के ध्रुव से जो वक्रता की दूरी होती है यहां से यहां तक, ये दूरी आपकी कहलाती है वक्रता त्रिज्या। दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब क्या करते हैं
कि एक प्रकाश किरण लेते हैं और दर्पण पर इस डाल देते हैं। किरण कैसे लेनी है, मान लीजिए उस किरण को हम मुख्य अक्ष के समांतर ले लेते हैं। आइए देखिएगा, एक प्रकाश किरण ली हमने यहां से और इस दर्पण पर इस मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कर दी। जैसे ही किरण आपतित करेंगे इसका परावर्तन होगा। आप परावर्तन के पीछे नियम पढ़ चुके हैं कि जो किरण दर्पण पर समांतर पहुंचती है वो परावर्तन के पश्चात फोकस से लौटती है। कहाँ लौटती है, फोकस से। तो ये वाली किरण कहाँ जाएगी, फोकस से जाएगी। इस प्रकार से ये किरण फोकस से आपको दिखेगी जाते हुए। दूसरी एक किरण हम डाल देते हैं वक्रता केंद्र से। कहाँ डाल देते हैं, वक्रता केंद्र से। ये हमारा वक्रता केंद्र, यहां से किरण डाल देते हैं। ये डाल देते हैं वक्रता केंद्र से। अब आपको मालूम है कि जो किरण वक्रता केंद्र से जाती है उसका नियम आपने पढ़ रखा है कि वो प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात सीधे अपने मार्ग में वापस लौट आती है। तो ये किरण इसी रास्ते से सीधे अपने मार्ग से वापस लौट जाएगी। इस प्रकार से ये ऐसे वापस लौट जाएगी। अब जरा देखिए, आपने पीछे पढ़ रखा था प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन क्या था, अगर इस दर्पण को कुछ ऐसे बना दिखाएं हम आपको, कुछ इस टाइप से। ये दर्पण है और इस पर ये वाली जो किरण है, इस किरण का नाम देते हैं, मालूम रख दिया, ए बी किरण है। ये ए बी प्रकाश की किरण है। ये प्रकाश जो ए बी गई है इसको फिर हम ऐसे दिखा दें, इस किरण को ऐसे आ रही है। आप ऐसे देखिएगा कि ये किरण ए बी ऐसे गई और यहां से इसको ऐसे दिखा के इसको हम ऐसे दिखा रहे हैं कि ऐसे किरण ये आ रही है। ये आपकी हो गई ए बी प्रकाश किरण, इस दर्पण पर आपतित हुई। अब इसका क्या होगा, परावर्तन होगा। तो परावर्तन के पश्चात ये ऐसे यहां से फोकस से होकर के जा रही है। यहाँ कहीं इसका फोकस पॉइंट है। अब देखोगे तो एक सी से किरण आ रही है, यहाँ कहीं सी पॉइंट है, ऐसे प्रकाश किरण आपकी आ रही है, ये सी पॉइंट है, और टकराने के बाद ऐसे वापस लौट रही है। यानी इस पूरे सिस्टम को आप ऐसे समझ सकते हो, ऐसे देख लीजिएगा, ये चीज देखिए, ये किरण थी ए बी, ये आपकी बी सी, ये बी एफ, इसको हमने यहाँ पे ऐसे दिखा दिया। इस वाले चित्र को हम यहाँ ऐसे दिखा रहे हैं ताकि आपको परावर्तन अच्छा समझ में आ जाए। ये वाली घटना ऐसे दिखा दी है। तो ये जो किरण आपकी आ रही है ये आपकी आपतित किरण है। और आपने प्रकाश के परावर्तन में पढ़ रखा था कि जो आपतित किरण होती है वो अभिलंब के साथ में कोण बनाती है, उस कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। और जो यहाँ से परावर्तित होकर के जाती है वो अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो यहाँ ये आपतित किरण थी, अभिलंब के साथ कोण बनाया तो वो कोण आपका आपतन कोण बन गया। यहाँ पर ये आपतित किरण है, ये अभिलंब के साथ एक कोण बना रही है, तो ये बन जाएगा आपका आपतन कोण। और इधर वाली ये आपकी परावर्तित किरण है, तो ये बन जाएगा परावर्तन कोण। और ये रेखा अभिलंब का काम कर रही है, यानी ये जो आप बीसी रेखा देख रहे हैं जो वक्रता केंद्र से जा रही है वो अभिलंब का कार्य करती है। इस दर्पण का इस सिरे को हम M1 सिरा कह रहे हैं, इस सिरे को हमने M2 सिरा कह दिया। ये पूरी चित्र की कहानी है। क्या हुआ था, इसमें एक अवतल दर्पण लिया हमने, दर्पण का नाम रख दिया M1 M2। कैसे बोलेंगे, M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C है। ए बी एक प्रकाश किरण जो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, जो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। और एक प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जो परावर्तन के पश्चात सीधे अपने मार्ग से वापस लौट आती है। और ये किरण अभिलंब का कार्य करती है। यहां से देखेंगे आप, ये देखिए, ये आपतन कोण बना था तो यहाँ ये आपतन कोण बन जाएगा, और ये परावर्तन कोण बना था तो यहाँ ये वाला परावर्तन कोण बन जाएगा। और आप परावर्तन के नियम से पढ़ चुके हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं।
ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण हमेशा बराबर रहता है। यानी ये जो कोण आपका बनेगा ए बी सी और ये जो कोण बनेगा सी बी एफ, दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। यहाँ भी कहेंगे आप तो ए बी सी, ये आपको दिख रहा होगा ऐसे, ये ए बी और ये सी बिगड़ आ रही, तो ये कोण, और इसी में देखेंगे आप सी से यहाँ जा रहे हो आप इस बी पॉइंट से, सी बी एफ यहाँ पे एफ आ रहे हो, ये कोण, ये दोनों कोण कैसे आपस में हैं? बराबर हैं। तो लिखेंगे चित्र से आपने देखा कि कोण ए बी सी बराबर कोण ए बी सी, ये वाला ए बी सी और दूसरा वाला बी सी बी एफ, दूसरा कोण बन रहा है कोण सी बी एफ। इसको हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह दिया। अब ये क्यों बराबर हो गए? तो ये बात आप यहाँ पे लिख सकते हो क्योंकि यहाँ नियम लगा है परावर्तन का नियम, तो लिख सकते हो आप परावर्तन के नियम से। ऐसा क्यों हो गया है? तो ऐसा हो गया है परावर्तन के नियम के कारण। परावर्तन नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आगे देखते हैं कंडीशन जरा। अब क्या होता है कि आप अगर ध्यान देंगे चित्र में तो एक ए बी समांतर रेखा है और ये मुख्य अक्ष के समांतर गई हुई है और इसी में आपकी एक बी से सी पर, यहाँ पर ये सी पॉइंट, ये सी है, ये एफ है, ये ए बी प्रकाश किरण थी और ये सी एफ से जा रहा है आपका मुख्य अक्ष, दोनों कैसे हैं? समांतर। और यहाँ से बी से सी पर एक रेखा ऐसे आ रही, तिर्यक रेखा कह सकते हो। अब तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं जब काटी है तो गणित में आपने पढ़ा होगा ये कोण एकांतर कोण बन जाते हैं और एकांतर कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। एक बात आप याद रखें कि जो आप किरण प्रकाश की पढ़ते हैं वो सारे इसमें जो नियम लगते हैं वो मैथमेटिकल नियम होते हैं, ज्योमेट्रिकल पूरी फिजिक्स होती है तो ज्योमेट्रिक नियम आते हैं। तो ये आपके एकांतर कोण बन गए और एकांतर कोण आप पढ़ चुके होते हैं कि एकांतर कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए बी समांतर, ये दो समांतर रेखाओं के बीच का चिन्ह होता है, दो रेखाएं समांतर हैं, ए बी समांतर सी एफ है, ए बी किसके समांतर है? सी एफ के। और जो आप बी सी देख रहे हैं तथा बी सी, जो बी सी है वो तिर्यक रेखा है। बी सी कैसी रेखा है? तिर्यक रेखा है। जब ये कंडीशन हो गई तो ये दो कोण बन गए। कौन सा कोण बन गया? ए बी सी, एक कोण ये बन गया, दूसरा बी सी एफ, ये बी सी एफ दूसरा कोण बन गया। तो यहां लिख देंगे हम कोण ए बी सी बराबर कोण, कौन सा बन रहा था? बी सी एफ। इसको हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड बोले। ये क्यों बराबर हुए? तो अभी हमने बताया ये बराबर हुए हैं क्योंकि एकांतर कोण है। ये कैसे कोण है? एकांतर कोण। और एकांतर कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं। अब अगर समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हम सॉल्व करें तो आप देख रहे होंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड में दोनों के बाएं बाएं पक्ष जो है वो बराबर हैं। ये यहाँ भी लिखा है कोण ए बी सी, यहाँ भी लिखा कोण ए बी सी। जब बाएं बाएं पक्ष बराबर हो जाएंगे तो दाएं दाएं पक्ष भी बराबर हो जाएंगे। चाहे आप इसको डिवाइड करके देख लें तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा ये। या आप ऐसे करते हो इस कोण ए बी सी का मान उठा के यहाँ रख देते हैं तब भी ये करना हो जाएगी। तो समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से जब इनको हल किया देखा बाएं बाएं पक्ष बराबर थे तो दाएं दाएं पक्ष बराबर हो गए। तो मिला क्या? कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ। ये दो कोण आपस में बराबर हो गए। कोण सी बी एफ कहाँ है? ये बना सी बी एफ और दूसरा कहाँ है? बी सी एफ, बी सी एफ, यानी ये एक ही त्रिभुज में है। जब एक ही त्रिभुज में कोण बन रहे हैं तो बराबर कोणों की सामने वाली भुजाएं होती वो भी बराबर होती हैं। ये भी एक प्रमेय होती है। यानी जो बी एफ भुजा होगी आपकी,
ये जो बी एफ भुजा होगी ये सी एफ के बराबर हो जाएगी। क्यों बराबर हो जाएगी? क्योंकि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो आप देख रहे हैं कि बी एफ भुजा जो है वो सी एफ भुजा के बराबर हो जाएगी। बी एफ बराबर क्या हो जाएगा? बी एफ बराबर सी एफ। ये आपकी बी एफ और ये आपका सी एफ कैसे जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ये आपकी सी एफ और ये बी एफ समान हो गई। इसको भी हम एक इक्वेशन दिए दे रहे हैं, समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब जो दर्पण लिया हमने है, दर्पण आकार में बहुत छोटे होते हैं। ये समझाने के लिए, दिखाने इतना बड़ा ले लिया है, लेकिन दर्पण वास्तव में बहुत छोटे होते हैं। कुछ ऐसे दर्पण होते हैं ऐसे। अगर ऐसा दर्पण होता, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता, तो यहाँ आपका ध्रुव पॉइंट होता। इस पॉइंट पर ये रेखा ऐसे आती, इसके समांतर मुख अच्छा था। ये बी पॉइंट होता, ये मतलब बहुत कंजेस्टेड हो जाता। अब ये जो बी पॉइंट है ये पी के बहुत पास हो जाता है। जो बी पॉइंट है वो पी के बहुत पास में हो जाता। जब ऐसा हो जाता तो यहाँ जो सी बिंदु था इस जगह पर, ये सी बिंदु, तो यहाँ से ये दूरी और ये दूरी लगभग बराबर हो जाती। यानी सी एफ और बी एफ कैसे होते? बराबर हो जाते। यहाँ पे एफ था, ये पी, तो यहां से जब बी बिंदु पी के बहुत पास आ जाता तो ये बी एफ दूरी और पी एफ दूरी लगभग क्या हो जाती? बराबर। तो यहां हम लिख सकते हैं, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, कैसा हो? छोटा हो, तो क्या हो जाएगा? तो जो बिंदु हमारा B है, बिंदु P के बहुत पास में आ जाएगा। तो बिंदु P, जो बिंदु B है, बिंदु P के अति निकट होगा। अब जब पास में आ जाएगा तो हमने कह दिया कि जो बी एफ दूरी है, पी एफ दूरी कैसे जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए बी एफ बराबर पी एफ। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 कह लिया। अब अगर इक्वेशन 3 और 4 पे जाएं, 3rd इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है आपका? बी एफ बराबर सी एफ, और यहाँ लिखा बी एफ बराबर पी एफ। यहाँ देखो बी एफ बाएं पक्ष बी एफ बराबर हैं, तो दाएं दाएं पक्ष भी बराबर जाएंगे। जैसे अभी यहाँ किया था, ये बाएं बाएं पक्ष बराबर थे, दाएं दाएं पक्ष बराबर हो गए। ठीक उसी प्रकार से इसके ये बाएं पक्ष बराबर हैं, तो दाएं पक्ष भी बराबर हो जाएंगे। आइए देखिए, समीकरण 3rd व 4th से क्या देखा आपने कि जो सी एफ है वो पी एफ के बराबर हो जाएगा। यानी यहां से आपको मिल जाएगा सी एफ बराबर पी एफ, और हमें यही चाहिए था। क्यों? देखिए, ये दूरी है सी एफ और ये दूरी है पी एफ, दोनों बराबर हो जाएंगे। इसका तात्पर्य है जो बिंदु एफ है वो दोनों के ठीक बीच में आ जाएगा। जो बिंदु एफ है वो कहाँ है? पी और सी के बीच में, मध्य में है। इसीलिए हम दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बना रहे थे, जो भी किरणारेख बना रहे थे, हर एक चित्र में एफ बिंदु को कहाँ रहे थे? सी और पी के ठीक मध्य में। अब देखिए, अब अगर यहां से सी एफ बराबर पी एफ मिल गया, अब अगर हमें वक्रता त्रिज्या निकालनी हो तो वक्रता त्रिज्या है कहां? वक्रता त्रिज्या होती है ध्रुव से वक्रता केंद्र दूरी, ये दूरी ध्रुव से वक्रता केंद्र पी से सी तक, पीसी दूरी। अब इस पीसी दूरी के दो भाग हैं,
ये P से C तक दूरी दो भागों में बटी हुई है। एक भाग आप समझ रहे देख पा रहे होंगे P से F तक है PF, और दूसरा भाग आपका क्या है CF है। ये CF ये PF अगर दोनों भागों को जोड़ दिया जाए तो ये पूरा भाग बन जाएगा PC। ये जो भाग है ये आपका CF है, ध्यान समझें, और ये जो भाग इतना है वो क्या है PF है। अगर दोनों भाग जुड़ेंगे CF और PF तो क्या बन जाएगा PC। यानी PC के दो भाग हैं, एक भाग है आपका CF और दूसरा भाग है PF। और आप पहले ही यहां निकाल चुके हैं कि CF भी PF के बराबर है, क्योंकि आपको पता है CF बराबर क्या है PF। तो आप क्या करेंगे, यहां CF की जगह PF लिख देंगे। तो PC बराबर CF का मान भी क्या हो गया PF, और ये तो पहले से PF था, एक PF 2 PF, जैसे 1x 2x, ऐसे ही PC बराबर एक PF क्या हो जाएगा 2 PF। अब PC क्या है, P से C दूरी क्या है R है, ये जो वक्रता थी जिसको हमने R कहा था, बराबर 2, और PF क्या है P से F तक, यह है फोकस दूरी जिसको हमने F कहा था। तो ये आ गया R बराबर 2F, या इसी को आप लिख सकते हो, अगर F का मान निकालोगे तो इसके बटे आ जाएगा। तो F बराबर R/2, यानी जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये बात आपने प्रूव कर दी। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या से आधी होती है, किसी भी दर्पण की बात हो रही हो, चाहे वो दर्पण उत्तल हो या अवतल हो। इस प्रकार इसको चित्र बना करके नोट कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। इसके आगे जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी का नियम, साइन कन्वेंशन रूल। उसमें क्या था, उसमें आपने सब पीछे पढ़ भी रखा है कि जो हमारे एक्स अक्ष और वाई अक्ष होते हैं उनमें क्या होता है कि दूरियां धनात्मक और ऋणात्मक ली जाती हैं। जरा चित्र बना के समझाता है, देखिए। इसको हम कहते हैं चिन्ह परिपाटी के नियम। इसको इंग्लिश देते हैं साइन, इंग्लिश लिखेंगे साइन कन्वेंशन रूल। क्या होते हैं रूल, देखिए। आप जानते हो एक्स अक्ष वाई अक्ष, इधर दूरी x पॉजिटिव, इधर दूरी x निगेटिव, इधर y पॉजिटिव, इधर y निगेटिव। अब अगर आपको अवतल दर्पण लेना है, ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। इसके बैक साइड यहाँ पर क्या होती है, पॉलिश वगैरह कर देते हैं, दिखा भी सकते हो ऐसे पॉलिश करके। इसका यहाँ कहीं पर होता है फोकस और यहाँ होता है वक्रता केंद्र। इस दिशा, यहाँ जो मूल बिंदु है, यहाँ से दूरी नापेंगे तो यहाँ हम लेते हैं ध्रुव। ध्रुव को हमेशा मूल बिंदु पर ही लिया जाएगा, मतलब सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाएंगी। ध्रुव से फोकस तक, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक, जहां वस्तु रखी होगी वहां ध्रुव से वस्तु तक, जहां प्रतिबिंब बनेगा वहां की ध्रुव से प्रतिबिंब तक दूरी। तो ये दूरियां प्लस में होंगी या माइनस में होंगी, तो ये बताता है चिन्ह परिपाटी से। आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा है एक्स निगेटिव। इस दिशा में जो भी दूरियां होंगी वो सब निगेटिव ली जाएंगी, यानी जो फोकस दूरी आप लेंगे, ये दूरी ध्रुव से फोकस तक, ये फोकस दूरी ऋण दिशा में है, निगेटिव डायरेक्शन में है, तो माइनस ली जाएगी। ध्रुव से वक्रता केंद्र दूरी लेंगे, ये वक्रता त्रिज्या होती है, ये भी निगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसका मान भी निगेटिव लिया जाएगा। अब दूसरी बात एक ये और होती है कि दर्पण जो भी आपने पढ़े, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, तो आपने देखा है उन दोनों दर्पणों के जो दाएं सरफेस होते हैं इन पे पॉलिश होती है। तो जो वस्तु हम रखेंगे उस वस्तु को हमेशा बाएं रखेंगे, क्योंकि इधर अगर वस्तु रख देंगे तो किरणें डालने से उनका परावर्तन नहीं होगा, क्योंकि परावर्तन होता है चिकने तल से।
तो जब यहाँ से किरण डालेंगे तो परावर्तन होगा नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी प्रकाश किरण डालेंगे इधर डालेंगे, क्योंकि वस्तु उधर रखेंगे। यानी दर्पण में प्रकाश किरणें सदैव दर्पण के बाईं ओर से ही डाली जाती हैं, क्योंकि वस्तु को बाईं ओर रखेंगे, क्योंकि बाईं ओर से परावर्तन होगा। तो इसका पहला पॉइंट हम बता रहे हैं, लिख लेंगे आप, कि दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव दर्पण के बाईं ओर से डाली जाती हैं, अर्थात वस्तु को सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। और जो वस्तु की दूरी लेंगे, जो वस्तु की दूरी आपकी होगी वो u मानेंगे, और वो हमेशा जब इस तरफ रहेगी तो इधर ली गई दूरी कायम होगी, ऋणात्मक होगी तो कायम ली जाएगी, वो माइनस में ली जाएगी। हमेशा किसी दर्पण की आप बात करेंगे तो वस्तु की दूरी कायम लेंगे, माइनस में लेंगे, क्योंकि वस्तु हमेशा कहाँ होगी, बाईं ओर। अगर यही बात उत्तल दर्पण की लिखी जाती, ये हमारा उत्तल दर्पण होता, इसका यहाँ फोकस हो जाता, यहाँ वक्रता केंद्र जाता, तो ये दूरी ध्रुव से फोकस तक की दूरी, फोकस दूरी प्लस में हो जाती, क्योंकि ये धन डायरेक्शन में है। और ध्रुव से वक्रता केंद्र दूरी, वक्रता त्रिज्या, ये भी प्लस में हो जाती, क्योंकि ये कैसे हैं, एक्स प्लस डायरेक्शन में है। तो इधर वाली दूरी कायम लेंगे धनात्मक, और इधर वाली दूरी कायम लेंगे ऋणात्मक लेंगे। अब दूसरी बात ये आती है कि जो हमारा दर्पण का जो मूल बिंदु यहाँ पे है, वहां पे ध्रुव लिया जाएगा। यानी दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, जो P होगा वो कहाँ होगा, मूल बिंदु पर होगा। ये पॉइंट आप यूज करेंगे अपने आप तैयार हो जाएंगे। लिखना क्या होगा कि दर्पण के ध्रुव को सदैव मूल बिंदु पर लिया जाता है, अर्थात सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। ध्रुव से नापना होगा, चाहे फोकस तक नापें चाहे वस्तु तक नापें, सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव से ही नापी जाएंगी। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, जो दूरियां एक्स अक्ष या वाई अक्ष के धन दिशा में होंगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में होंगी, उनको धनात्मक लिया जाएगा। और जो दूरियां एक्स अक्ष या वाई अक्ष की निगेटिव डायरेक्शन में होंगी, इधर या इधर होंगी, उनको ऋणात्मक लिया जाएगा। इधर दूरी है धन में ली जाएगी, प्लस में। इधर दूरी है माइनस में ली जाएगी। चौथा पॉइंट कहता है कि जितनी भी दूरियां हम दर्पण में लेते हैं वो इस मुख्य अक्ष के समांतर या मुख्य अक्ष के लंबवत। जो भी दूरियां दर्पण में निकालेंगे या यूज करेंगे वो कौन सी होंगी, इस मुख्य अक्ष के समांतर दूरियां होंगी या मुख्य अक्ष के लंबवत दूरियां ली जाएंगी। इन नियमों का उपयोग करते हुए आगे के प्रश्नों को हल करेंगे, चाहे वो डेरिवेशन हो चाहे वो न्यूमेरिकल में आते हों। तो ये नियम बहुत यूजफुल है। ध्यान रखना होगा कब किस मान को निगेटिव लेना है और कब किस मान को पॉजिटिव लेना है। अब इसकी सबकी सहायता से एक अगला प्रश्न हमें सिद्ध करना है कि अगर कोई अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है, उसमें आपने कहीं वस्तु रख दी है तो वस्तु दूरी u होती है, इसका फोकस कहीं बनेगा, वो फोकस दूरी f होती है। इसका प्रतिबिंब बनाओगे तो प्रतिबिंब जो बनेगा उसकी दूरी v होती है। इन सब में रिलेशन क्या होता है, अर्थात 60 में आप कहते हैं u v f में संबंध, u v f में संबंध किस दर्पण के लिए, दोनों दर्पणों के लिए। और दोनों दर्पणों के लिए सेम संबंध आता है, चाहे वो उत्तल हो या अवतल हो। वो संबंध आता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये होता है UV में संबंध। यहाँ F है फोकस दूरी, V है प्रतिबिंब तक की दूरी और U है वस्तु की दूरी। कहाँ से, दर्पण के ध्रुव से। ये ध्रुव पॉइंट है, सारी दूरियां नापते हैं। तो ये फार्मूला हमें प्रूव करना है, अवतल के लिए भी उत्तल के लिए भी। हालांकि इस बार से इसका प्रूविंग हटाई गई है, लेकिन फार्मूला है, इसका यूज करना है, इसे सवाल भी लगाने हैं। तो पहले इस फार्मूले को यूज करके इसका पहले हम पूरा इसका डेरिवेशन करेंगे, सिद्ध करेंगे। इसके बाद इसी फार्मूले का यूज करते हुए हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और प्रत्येक न्यूमेरिकल को हम चित्र सहित बनाएंगे। चित्र बना करके किरणारेख खींच करके ही हल करेंगे। और नए वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और शेयर जरूर करें।